हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी जीडी का पेपर शुरू होने वाला है और एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, खासतौर से इंग्लिश का, और जिसमें से 3 पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का 4th पेपर, और ये हुआ था 1 दिसंबर 2021 को। शिफ्ट 3 का पेपर है ये, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी इस बारे में कि किस दिन का कौन सा पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच्ड है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, तब मज़ा आएगी इसको सॉल्व करने का। और जिन लोगों ने इसके पहले के तीनों नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहें तो सबका लिंक साथ में दिया हुआ है, वो थोड़ा सा बैक जा करके और वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पीछे वाले तीनों सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ उनका सबका पीडीएफ भी दिया हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये चौथा वाला, और पहले वाले बाद में कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले करिए तब इसको करिए। हाँ, पीडीएफ आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन देखिए, तब मज़ा आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। और आज के डिस्कशन का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है एरर से रिलेटेड, ठीक है। क्या है? एरर से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या दिया है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल गर्ल, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल गर्ल सी फॉट द बुल ब्रेवली, ठीक है। सॉरी, इसको हमने फुल पढ़ दिया था, बुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल गर्ल मतलब एक छोटी सी बच्ची होने के बावजूद सी फॉट द बुल ब्रेवली, उसे वो बैल से बहुत ब्रेवली लड़ी। इसमें एरर क्या हो सकती है? एरर है इसमें ऑफ की, ठीक है। क्या ऑफ की एरर है? देखिए, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, मतलब प्रीपोजिशन के ढेर सारे वीडियो हैं, उसमें प्रीपोजिशन वाले में एक वीडियो बनाया है कि कब प्रीपोजिशन नहीं लगता, व्हेन प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, उन्हीं में से एक है डिस्पाइट, ठीक है। उसी में से एक क्या है? डिस्पाइट। और एक वर्ड है इंस्पाइट। दोनों भाई भाई हैं, सगे भाई हैं। तो इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, बस ये ध्यान रखना है। दोनों का काम एक ही, दोनों सगे भाई हैं, बस एक के तिल है एक के नहीं है, ठीक है। समझ गए ना बात को? तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाता है, लगाना है। तो इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 4, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगना है, यही एरर है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा क्या दिया हुआ है भाई, आ जाओ। लिखा है अब ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक खाली जगह दिख रही है, ये देखो फिल इन द ब्लैंक है, तो इसी का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं खाली जगह पे हमको क्या भरना है, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। द पिक्चर्स ध्यान रखिएगा, पिक्चर में एस लगा हुआ है। द पिक्चर्स डैश द पोस्चर्स विच यू हैव टू अज्यूम, ठीक। आप जो कल्पना करते हैं, जो अज्यूम करते हैं, पिक्चर उस पोस्चर को क्या करती है? दिखाती है। तस्वीर क्या करती है? आपको आपके उस पोस्चर को दिखाती है। तो दिखाती है, दिखाने के लिए क्या लगा सकते हो? डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? झुकाव होना या इनकार कर देना, तो ये लगेगा नहीं। डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, ये देखो डिकोड और डिसाइफर दोनों साइनोनिम हैं। तो पिक्चर जो है पोस्टर को डिकोड नहीं करती, बल्कि क्या करती है? डिपिक्ट करती है, ठीक है। अब डिपिक्ट करने का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? शो करना, ये हो गया। और एक वर्ड आ सकता है पोर्ट्रे करना। क्या करना? पोर्ट्रे करना। और एक वर्ड आ सकता है इसमें प्रेजेंट करना, ठीक है। क्या करना? प्रेजेंट करना। और एक वर्ड आ सकता है डिस्प्ले करना। बहुत सारे वर्ड हैं, दिखाना, प्रकट करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाना था हमको? शो करने का कोई मीनिंग वाला कोई वर्ड लगाना था, जिसमें आपका कौन सा वर्ड आ गया? डिपिक्ट करना आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। फिर वही फिलर का क्वेश्चन है, खाली जगह भरना है। सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑफ माइस एंड मेन इज अ वेल नोन डैश बाय जॉन स्टीनबेक। जॉन स्टीनबेक एक नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है। ये नॉवेल लिखते हैं, और इन्होंने कहा कि ऑफ माइस एंड मेन, ये जॉन स्टीनबेक का क्या है ये, ठीक है, क्या है। तो ये तो लिटरेचर का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, या कह सकते हैं जीएस का क्वेश्चन है। अंग्रेजी लैंग्वेज से इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आते हैं हम लोग। तो सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर एक गवर्नमेंट पेपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं परिपत्र। परिपत्र का मतलब क्या हुआ? सरकार कुछ कानून वगैरह निकालती है तो एक सर्कुलर जारी करती है सबको सूचना देने के लिए, उसको कहते हैं सर्कुलर जारी किया गया परिपत्र होता है। नोवेला का मतलब क्या होता है? एक मिनी नॉवेल। नोवेला क्या हो गया? मिनी नॉवेल। तो नॉवेल समझ रहे हैं ना, नॉवेल होता है उपन्यास, तो मिनी नॉवेल कह सकते हो, मतलब एक छोटा उपन्यास होता है, उपन्यास से करीब आधे या तिहाई साइज का, 1/4 साइज का होता है, तो उसको आप मिनी नॉवेल कह सकते हो। ये जो आपका ऑफ माइस एंड मेन है, एक्चुअली ये एक नॉवेला ही है, ठीक है, एक मिनी नॉवेल है। नॉवेल जितना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है उससे। पैम्फलेट क्या होता है? आप जानते हैं जो पैम्फलेट वगैरह देते नहीं है प्रचार वगैरह के लिए, वो होता है मेमोरेंडम होता है। तो मेमोरेंडम को हम लोग कहते हैं ज्ञापन, ठीक है, क्या करते हैं? ज्ञापन। सरकार ज्ञापन जारी करती है तो ज्ञापन होता है मेमोरेंडम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका नोवेला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जो ब्लू में लिखा हुआ है इसके लिए आप एक वर्ड यूज करिए, ब्राइट विद लाइट। तो ब्राइट विद लाइट का मतलब क्या हुआ? जो एकदम प्रकाश से चमचमा रहा हो, प्रकाशित हो, उजाला हो जहाँ पर, ठीक। ब्राइटन विद लाइट मतलब क्या हुआ? प्रकाशित करना या उजाला करना कहीं पर। तो इलस्ट्रेट है, इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। क्या मीनिंग होगी इलस्ट्रेट की? होता है एक्सप्लेन, किसी चीज़ को आपको समझाना है विद एग्जाम्पल। अब आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल देकर समझाते हैं तो उसी को कहा जाता है इलस्ट्रेट करना। ये हो गया। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? ब्राइटन विद लाइट, वही लाइट वाइट जला करके एकदम चकाचौंध उजियारा कर देना। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? यही सी वाला होगा। टर्मिनेट की भी मीनिंग देख लेते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है सेवा समाप्त। क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब सेवा समाप्त। आपकी नौकरी आपसे ले ली गई, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, सेवा समाप्त कर दिया गया, उसको कहते हैं टर्मिनेट। तो ब्राइटन विद लाइट का जो मीनिंग होगी, जो उसका साइन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, वो होगा इल्यूमिनेट। और आपका आंसर कौन सा हो गया? 3rd हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया ये तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ही दिया है। साइनोनिम है, किसका साइनोनिम है? रेकलेस का, ठीक है। रेकलेस का मतलब क्या होता है ना? बहुत केयरलेस। क्या होगा? रेकलेस मतलब हो गया केयरलेस, मतलब लापरवाही से। जैसे देखते हो कि सड़क पे कुछ लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो बड़ी लापरवाही से, रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है, सुनने को मिलता है ना, रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग मतलब लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, बाएं दाएं इधर उधर बिना इंडिकेटर दिए घूम गए, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं रेकलेस। तो रेकलेस का साइनोनिम उससे मिलता जुलता। तो वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब क्या होता है? जिसकी सत्यता को चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। वेरिटेबल मतलब क्या होगा? जिसकी सत्यता की जांच की जा सकती है, तो ये हो सकता है, सत्यता से रिलेटेड है। रेशनल का मतलब होता है तर्कपूर्ण या तार्किक कह सकते हो आप, लॉजिकल कह सकते हो इसको। रेशनल के लिए क्या वर्ड आ सकता है? लॉजिकल हो सकता है, ठीक है। अभी तक हमारा आंसर मिला नहीं। क्वियर, क्वियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, विचित्र, एक अजीब सा, ठीक है, जो अपरिचित अनजान सा होता है। तो अभी हमें फिलहाल रेकलेस मतलब केयरलेस का कोई भी साइनोनियम मिला नहीं, तो ये तो होना ही चाहिए फिर रैश। रैश का मतलब क्या होता है? बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो ये जल्दबाजी से रिलेटेड है, बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी में, तो यही हो जाता है लापरवाही से रिलेटेड। क्लियर? तो क्या होगा? रेकलेस का साइनोनिम जो होगा, जो इसमें अवेलेबल 4 वर्ड हैं उनमें सबसे सुटेबल कौन सा हुआ? रैश हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है, इनसे भी निपटते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढनी है, ठीक, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। और ये 4 स्लैश लगे हुए, 3 स्लैश लगे हैं, तो मतलब 4 पार्ट हो गया इसका, मतलब एरर है ही है, नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एक एरर आपको यहाँ से निकालनी ही पड़ेगी, ठीक। और निकालते हैं, क्या है? टॉर्नेडोज। टॉर्नेडो क्या होता है? तूफान होता है, ठीक है। टॉर्नेडो और क्या कहते हैं, मतलब इसी तरह के ढेर सारे तूफान होते हैं, साइक्लोन है, तो नाम है इसका टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडोज में देखो यहाँ क्या लिखा है? प्लूरल लिखा हुआ है। अब ध्यान रखना, टॉर्नेडो में एस लगा हुआ है, दैट मीन्स
प्लूरल में टॉर्नेडो की बात कर रही है। ऑन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट मतलब जो पूर्वी तट है, ठीक है, तो पूर्वी तट पे जो टॉर्नेडोज आते हैं, गिव्स राइज टू सुनामीज, ठीक है, उनसे सुनामी उठती है। तो सुनामी तो आप लोग जानते ही होंगे, यस, आपको तैयार ही होगी, तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं कि सुनामी क्या होती है, टॉर्नेडो क्या होता है। अब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला देखिए यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या नियम होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था भाई, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है। बस यही कहानी यहाँ पर आपको लगानी है। तो टॉर्नेडोज सब्जेक्ट है, प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है। और गिब्स क्या है, वर्ब है, कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्नेडोज की गलती तो है नहीं, गलती किसकी है, गिब्स की है। तो गिब्स को क्या करना पड़ेगा, आपको गिव करना पड़ेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा होगा, गिब्स राइज, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हुआ वो हुआ 2, ठीक है। और क्या होना चाहिए उसकी जगह पर, ये मैंने अपनी ओर से आपको बता दिया, केवल आंसर से काम नहीं चलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो एक पार्ट देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। अंडरलाइन होने का मतलब क्या हुआ कि ये इम्प्रूवमेंट का पार्ट हो जाता है। जो पार्ट अंडरलाइन किया गया है उसमें अगर कोई गलती है तो उसकी जगह पर सही क्या होगा वो देखना है। अगर वहाँ कोई गलती नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक। तो पहले पता करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई गलती है, और अगर है तो उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा है साइड बाय साइड फ्रूट्स, साइड बाय साइड फ्रूट्स, राधा सेल्स फ्रेश फ्लावर्स इन द मार्केट। राधा मार्केट में फ्रेश फ्लावर्स मतलब क्या हुआ, ताज़े फूल बेचती है। अब लिखा साइड बाय साइड फ्रूट्स, और क्या बेचती है वो, फ्रूट बेचती है। मतलब ये हुआ कि फ्रूट के अलावा वो फ्रेश फ्लावर्स बेचती है। तो साइड बाय साइड का मतलब होता है के बगल में। अच्छा, के बगल में यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब क्या है, के अलावा, मतलब वो क्या बेच रही है। अगर हम मैथमेटिकल ढंग से आपको समझाना चाहें तो फ्रूट्स प्लस फ्लावर्स, क्या बेचती है, फ्रूट्स प्लस फ्लावर्स। तो ये जब प्लस होता है ना तो इसके लिए क्या लगाते हो, हम लोग लगाते हैं एंड। और एंड ना लगाओ, प्रेपोजिशन लगाना चाहो तो क्या लगाओगे, एंड के सेंस में अगर प्रेपोजिशन लगाओगे तो क्या आएगा, बिसाइड्स आएगा। क्या लगता है, बिसाइड्स लगता है। एक वर्ड और लगता है जिसके हम यहाँ लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम ये लगता है, अपार्ट फ्रॉम, या तो फिर बिसाइड्स लगा दो या फिर मोर ओवर यूज कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड यूज करते हैं। तो देखें इसमें से जो हमको मिल जाता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल साइड बाय साइड का यूज गलत है, ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। फिर आ जाते हैं कि इसकी जगह पर होगा क्या, दो ऑप्शन मैं आपको दे चुका हूँ, या तो बिसाइड्स लगाइए या तो फिर अपार्ट फ्रॉम लगाइए। तो ऑल टुगेदर फ्रूट्स ये तो होना नहीं, अपार्ट फार फ्रूट्स, तो अपार्ट फार सही तो हो जाता, लेकिन इस फार के जगह पर फ्रॉम लिखा होता तो ये आपको धोखा देने के लिए था, ठीक है, ये इल्यूजन था एक तरह से। पेपर सेट करने वाले ने आपको धोखा दिया। अपार्ट देखिएगा, अपार्ट फार दे दिया है। अगर आपको अच्छे से ध्यान नहीं है कि अपार्ट के बाद फ्रॉम लगना चाहिए तो आपका ऑप्शन एक गलत होने के चांसेस थे, ठीक है, पर हो नहीं पाएंगे हम, है ना, ठीक है। अगला जो बिसाइड्स फ्रूट्स, मैंने कहा था अगर अपार्ट फ्रॉम नहीं तो क्या लगा सकते हो, बिसाइड्स फ्रूट्स, ये आपका आंसर सही हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, 3, ठीक है। जब तक हम हैं तब तक गलत तो होने नहीं देंगे, बस आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इडियम एंड फ्रेज है, और ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है हेवन एंड अर्थ, ठीक है। तो द मैनेजर मूव्ड हेवन एंड अर्थ, एक्चुअली यहाँ से लेना चाहिए था इनको, मूव्ड हेवन एंड अर्थ पूरा, ठीक है, लेकिन उतना ही अंडरलाइन था तो हम क्या करें, मैं फिलहाल कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। द मैनेजर मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू हेल्प द फैक्ट्री वर्कर्स हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। फैक्ट्री वर्कर्स जिनकी नौकरी छूट गई थी, मैनेजर ने उनकी हेल्प करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आकाश पाताल एक कर दिया, ऐसे कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना या आकाश पाताल एक करना, मतलब कोई कसर ना छोड़ना, पूरा पूरा प्रयास करना, कोई कसर ना छोड़ना। तो ये होता है मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है, ये होगा। अब आंसर में, अब ऑप्शन में देखिए क्या हो सकता है, ऑफर्ड गुड एडवाइस ना, वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं, डिड एवरीथिंग पॉसिबल वेरी गुड,
जो कुछ संभव था उन्होंने सारी कोशिश की, तो डिड एवरीथिंग पॉसिबल, आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आ जाओ। फिर एक फिलर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं। द 2 parties held several dash during the campaigning for election। अच्छा, कैंपेनिंग फॉर इलेक्शन, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं तो क्या हेल्ड करते हैं, तो जाहिर सी बात है यार, चुनाव प्रचार रैली, चुनाव प्रचार का किससे संबंध है, मीटिंग से संबंध है या चुनाव प्रचार का रैली से संबंध है, तो सीधे सीधे आ जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम, इससे देख लेते हैं ना वर्ब से, तो हेल्ड को हम फर्स्ट फॉर्म में ले लेते हैं होल्ड। ठीक है, होल्ड क्राउड होगा ना, क्राउड होल्ड थोड़े की जाती है, रैली होल्ड की, बिल्कुल होल्ड रैली हो सकता है, असेंबली नहीं होल्ड की जाती, मासेज नहीं होल्ड किए जाते, तो क्या होल्ड किए जाएंगे, रैली। यहाँ तो एक तो यहाँ से मिल रहा है, होल्ड के साथ हम क्या जो किए, जरा मैं इसको एक बार फिर से आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। हेल्ड के साथ क्या लग सकता है, ये लगेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा, तो हेल्ड के साथ केवल रैली लगेगी, बाकी ये तीनों नहीं लगेंगे। दूसरी बात कि इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन के साथ ये क्राउड लगेगा ना, इलेक्शन के साथ किसका रिलेशन है, रैली का रिलेशन है। ठीक है, तो दोनों ओर से हमें यही एक ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा वाला, 2 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, आ जाओ भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव। अरे फिर वही बात यार, अंडरलाइन किया हुआ है, इम्प्रूव की बात होगी, ये देखो नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है, अब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात आ गई। और अगर पढ़ना चाहते भी हो तो लास्ट का ये स्टेटमेंट देख लो, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, छोड़िए, सीधे आप क्वेश्चन पे आ जाइए। द टीचर आस्क्ड मोहित, ये इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, ये हो गया आपका कौन सा, रिपोर्टिंग वाला पोर्शन, टीचर आस्क्ड मोहित। अब उसके बाद ये हो गया आपका रिपोर्टेड वाला पोर्शन, रिपोर्टेड में क्या दिया है, दैट व्हाई ही वाज एब्सेंट फॉर द टेस्ट। अब आपको कंजंक्शन का एक रूल है, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर कंजंक्शन के रूल्स पर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दोनों जगह पे ये बात पढ़ने को मिलेगी। खैर मैं जब कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और जो नरेशन मैंने भी पढ़ाया है एक ही वीडियो में, मैंने शार्ट में सब कुछ समझाया था, वहाँ देख सकते हैं आप कि आस्क्ड के बाद एक तो दैट नहीं लगता, पहली बात एक हो गई, आस्क्ड के बाद दैट नहीं लगता। दूसरी बात देखो, फिर से मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ, जब इनडायरेक्ट में कनेक्टर के लिए क्या लगा हो, एक क्वेश्चन वर्ड लगा हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली का कोई भी वर्ड लगा हो, आप सुन लीजिए, WH फैमिली का मतलब क्या हुआ, चाहे हु हो, हुम हो, हुज हो, व्हाट हो, वेयर हो, वाई हो, वन हो, हाउ हो, कुछ भी इस तरह का लगा हुआ है, तो इसके साथ कभी दैट नहीं लगता। WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड के साथ कभी भी दैट या इफ या वेदर नहीं लगता है, तो दैट हटा के आप सही कर लीजिए। दैट हटाने के बाद क्या होगा, व्हाई ही वाज, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, व्हाई ही वाज। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आप सोचेंगे ये क्यों नहीं हो सकता, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाज को हम लोग बाद में कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये थी कहानी इसकी। ठीक, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, तो एक इडियम दिया हुआ है, इडियम की आपको मीनिंग बतानी होगी, और इडियम क्या है, आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का मतलब क्या होता है ना, अचानक एकदम, कोई मतलब ऐसे, जैसे आउट ऑफ ब्लू का मतलब समझ रहे ना, आसमान से जैसे कोई मुसीबत गिरती है तो जिसका हमें पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होता, जैसे आसमान से बिजली गिरी तो किसी को नहीं पता होगा ना कि यहाँ गिरेगी, वहाँ गिरेगी, वहाँ गिरेगी, कहीं किसी को नहीं मालूम होता। तो ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू मतलब सडनली कोई चीज़ हो जाती है, ठीक है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, उसी को कहते हैं। सारोफुली होगा नहीं, अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल यही होगा। फ्रॉम द स्काई, देखो अब आपको लग रहा होगा ना, आउट ऑफ स्काई, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ ब्लू का आप सीधे लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो फ्रॉम द स्काई आएगा, लेकिन मुहावरे में इसकी मीनिंग ये नहीं होती है। बात समझ आई, आप मीनिंग लेंगे, लिटरल मीनिंग ये है 3 वाली। ठीक है, एक बार फिर मैं इसको क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। आउट ऑफ ब्लू, ब्लू का द ब्लू लगाते हो तो मतलब होता है आसमान, तो आपको लगेगा फ्रॉम द स्काई हो जाएगा, पर ये लिटरल मीनिंग है, ये इसकी इडियमेटिक मीनिंग नहीं है। तो इडियम में इसकी मीनिंग ये नहीं होती, इडियम में आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, आसमान से नहीं बल्कि अप्रत्याशित रूप से, जिसकी हमें उम्मीद
नहीं होती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 3 होगा। विदाउट अ यूनिफॉर्म इसका कोई मतलब ही नहीं होता, बिना यूनिफॉर्म के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 वाला हो गया। ठीक है, आ जाओ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा क्या जा रहा है, आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है, इम्पेल का एंटोनिम बताना है। और इम्पेल का मतलब जानते हैं, इम्पेल की पहले मीनिंग जानिए। इम्पेल की मीनिंग होती है इंस्पायर करना किसी को। इंस्पायर, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, इंस्पायर करना। ठीक है, अब ये इंस्पायर, या आप कह सकते हो मोटिवेट करना। ठीक, क्या करना, मोटिवेट करना। एक और वर्ड आपको आ सकता है इसमें, एनकरेज करना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, छोड़ो जाने दो। तो ये हो गया। ठीक है, तो इम्पेल का एंटोनिम पूछना है और साइनोनिम क्या दिया है, इंस्पायर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर नहीं हो सकता ये। ठीक है, और रिप्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना, दबाना। आप कुछ करना चाहते हैं, कह रहे अरे छोड़ो यार ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, तो ये क्या हो गया, रिप्रेस करना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। अब प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होगा, ये भी उकसाना होता है, उकसाना, आगे बढ़ाना, तो ये भी करीब करीब साइनोनिम हो जाएगा। ऑब्लाइज का मतलब होता है किसी पर एहसान करना, तो ये तो बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। अब आ जाओ, हमें ऑप्शन तो मिल गया, क्या मिला, इम्पेल का जो आपका एंटोनिम है वो एंटोनिम कौन है, ये 2 वाला है, रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना। क्या होता है इसका मतलब, डिस्करेज करना, डिमोटिवेट करना। ठीक है, क्या होगा, डिमोटिवेट करना। ठीक, अब आप समझ ही गए होंगे, ढेर सारा मतलब हो गया। रिप्रेस, डिस्करेज, डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, ऐसे सब हो जाता है। तो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 13 पर। अच्छा, आंसर बताने के बाद में जानबूझकर उसके 2-3 और वर्ड बताता हूँ। जानते हैं अभी आप सुने रहेंगे ना, तो कभी ना कभी काम आएगा वो। पता लगा आज जो ऑप्शन मैंने बोल दिया, हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आपको पता रहेगा। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, एलिजिबल। एलिजिबल तो ठीक है, एलिजिबल का मतलब होता है ना योग्य। जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपकी जो शैक्षिक योग्यता वगैरह है, तो उसको कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्या है, उसी से बना हुआ एलिजिबल। रिलीवेंट, रिलीवेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू, प्रासंगिक हो गया। यही स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली रिलीवेंट में क्या होता है, RELE, उसके बाद VANT होता है। ठीक है, तो VENT नहीं, V के बाद क्या होना चाहिए, A होना चाहिए था, और यहाँ क्या लिखा था, V के बाद E लगा हुआ था। इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलीगल, गैर कानूनी। ठीक है ना, क्या होगा, गैर कानूनी। इसका मतलब हो जाएगा इलीगल, जो कानून के अगेंस्ट है उसको कहते हैं इलिसिट या अवैध है। और टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, युक्तियाँ। युक्ति का मतलब क्या हुआ, उपाय, कोई तरीका। ठीक है, ये हो जाती है युक्तियाँ। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए अपना वर्ड, ये है रिलीवेंट। रिलीवेंट में जो वी के बाद ई लगा हुआ है, ये देख रहे हो ना, वी के बाद ई, वो ई नहीं होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। ठीक है, आपका आंसर क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, वंस मोर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, अगर उसमें कोई गलती है तो सही करिए, नहीं गलती है तो कोई बात नहीं है। ये लिखा नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, तो लिखा है नो वन आर रिक्वायर्ड टू लाइन अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किसी को लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो नो वन आर रिक्वायर्ड। फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला आ गया, नन या नो वन। ठीक है, ये नो लिखा और ये वन लिखा। नो वन के साथ आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का नियम है कि नो वन के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और यहाँ नो वन के बाद क्या लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब। मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ, तब देखिएगा। ये नो वन आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद क्या वर्ब लगी है, आर लगी है। तो नो वन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, आर नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, इज होगा। तो ढूंढ लीजिए नो वन के बाद इज कहाँ लिखा है, ये पहले वाले में, नो वन इज रिक्वायर्ड। तो आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। ठीक है, और ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ग्रामर है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, देखो यहाँ कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बदले में एक वर्ड यूज़ करना है आपको। तो एक वर्ड क्या लगाएंगे, देखिए, द व्हीकल यूज टू कैरी डेड बॉडी। व्हीकल यूज टू कैरी डेड बॉडी मतलब वो वाहन, वो गाड़ी जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हियर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, हियर्स कहते हैं। टम्ब, टम्ब का मतलब क्या होता है, मकबरा। ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र। और कॉफिन का मतलब क्या होता है, ताबूत।
ठीक है, आपने सुन लिया है, समझ गए होंगे, लिखा नहीं मैं, आप नोट कर लीजिएगा, फिर से रोक के फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, अगला वर्ड आता है आपका, अगला क्वेश्चन है, सॉरी वर्ड नहीं है, और ये क्वेश्चन है साइनोनिम का। ठीक है, आपको बताना है साइनोनिम किस वर्ड का, अरोमा। अरोमा का मतलब क्या होता है ना, सुगंध। ध्यान रखिएगा, दुर्गंध नहीं। ठीक है, गंध दो तरह की होती है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। गंध दो तरह की होती है। एक क्या होती है, सुगंध। सुगंध में सु पहले लगा है तो इसका मतलब अच्छी होगी गंध। और ये दूसरी वाली क्या है, दुर्गंध है। दुर्गंध मतलब बुरी वाली है। अब अगर आप सल्फर के पेशेंट होंगे तो आपको दुर्गंध भी सुगंध लगती है। ठीक है, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको दुर्गंध सुगंध लगती है। जैसे मान ली अब आप ही लोग, जितने लोग सुन रहे हो ना, उसमें से भी कई ऐसे लोग होंगे। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आप कहेंगे अरे नहीं ये तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, कहीं पॉलिश हो रही होती है तो पॉलिश से बदबू आती है। कुछ लोग बड़ा नाक बढ़ा के ऐसे करके सूंघते हैं, पॉलिश महक रही है। ठीक है, जूता पॉलिश, जो शू पॉलिश होती है वो उनको महकती है, पेंट महकता है, पेट्रोल का धुआं भी उनको महकता है, अच्छा लगेगा, नाक बढ़ा करके सूंघेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब एक अच्छी बात है कि कचरे वचरे की बदबू किसी को अच्छी नहीं लगती, नहीं तो लोग वहाँ भी खड़े होकर सूंघना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली ना पॉलिश वॉलिश की हो गई, धुएँ हुए की हो गई, तो ये तो कई लोगों को अच्छी लगती है। कुछ लोगों को पेट्रोल महकता है। ठीक है, बहुत नालायक हैं सब। खैर ठीक है, वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, तो उनके लिए दुर्गंध जो होती है ना, जो हमारे लिए दुर्गंध है वो उनके लिए सुगंध हो सकती है। तो वो खैर मामले छोड़ो। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सेंस में जो हम लोग लेते हैं, नहीं कभी आप हो सकता है ना इसमें कंफ्यूज कर जाए, तो इसलिए मैं समझा रहा था आपको। अरोमा जो होता है ना वो सुगंध के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शनल दुर्गंध वालों सुगंध वालों को नहीं। तो अरोमा, जैसे पहली बारिश होती है, मिट्टी से जो खुशबू उठती है उसको कहते हैं। या पड़ोस में पराठा बन रहा होता है, जैसे तवे पर घी पड़ता है तो वो महकता है, वो वाला है, वो वाली जो अरोमा होती है। ठीक है, तो एक सारनेस है, तो सारनेस तो होगा नहीं भैया, यहाँ पे खट्टापन होता है। ठीक है, साइनोनियम बताना है ना, सारनेस खट्टापन हो गया। स्टिंक मतलब क्या होता है, बदबू। ठीक है, स्टिंक क्या होती है, बदबू, ये हो गया। और स्टेंच क्या होता है, ये भी बदबू है। स्टिंक, स्टेंच, ये सब बदबू है। स्टिंक क्या होती है पता है, स्टिंक होती है जिससे कोई खाना वाना सड़ जाता है तो उसकी बदबू आती है। और स्टेंच क्या होती है, जो कूड़े के ढेर वगैरह से बदबू आती है, वो आती है। अब एक बदबू और आपको बता दें, एक बदबू होती है रिंक, जो मुंह से बदबू आती है, वो होता है। और एक होता है ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर होता है, तो इस ऑर्डर को भी बदबू कहते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन वाली बदबू होती है, ये पसीने वाली बदबू है। ठीक, जो पसीने से बदबू आती है, तभी लोग डीओडरेंट लगाते हैं, आपको पता है ना, डीओडरेंट। ठीक है ना, डीओडरेंट, OURANT, डीओडरेंट होता है। तो ऑर्डर होता है पसीने की बदबू। तो ढेर सारी बदबू मैंने आप लोगों को बता दी। एक और बदबू होती है, फिल्थ कहते हैं उसको। तो फिल्थ का मतलब होता है ना, जो नाली वाली से या कूड़े के ढेर से बदबू आती है, उसको कहते हैं। तो इतने सारे वर्ड हो गए बदबू के। ठीक है, आप लोग कहेंगे बहुत बदबू फैला रहे हैं। ठीक है, तो अरोमा खुशबू को कहते हैं, सुगंध को कहते हैं। सॉरनेस होगा नहीं, स्टिंक बदबू को कहते हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा। स्टिंक और स्टेंच होगा नहीं, तो फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, सुगंध है। ठीक है, तो अरोमा और फ्रेग्रेंस ये दोनों हो गए सुगंध के लिए लगेंगे। और थोड़ा सा डिफरेंस है वैसे इनमें, कहो तो मैं वो डिफरेंस क्लियर कर दूं। अब कहो क्या, बता ही देता हूँ। अरोमा एक्चुअली उस वाली सुगंध को कहते हैं जिससे खाने पीने वाली चीज़ों से आती है, और फ्रेग्रेंस वहाँ होती है जैसे फूलों वूलों से जो खुशबू आती है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो आप सेंट वगैरह मारते हैं ना, परफ्यूम से फ्रेग्रेंस आती है, अरोमा नहीं। ठीक है, अब आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, एंटोनीम करना है। एंटोनीम किसका है, रिटार्ड का है। अब रिटार्ड का मतलब निकालो। रिटार्ड का मतलब होता है ना, किसी काम में आप बाधा डाल रहे हो। बाधा डालने का मतलब क्या हो रहा है, आप काम को क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करोगे या उसको इम्पीड करोगे। इम्पीड मतलब होता है ना बाधा डालना, रैक करना, ऑब्स्टैकल पैदा करना, ब्लॉक करना, चोक करना, ये सब वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बाधा डालना, या अब आप बाधा डालेंगे तो काम जल्दी होगा कि देर में होगा, जाहिर सी बात है देर में होगा, तो डिले करना होगा किसी चीज़ को। ठीक है, लेट करना हो गया। अब आ जाओ अपने ऑप्शंस पर। डिले का मतलब लेट करना, देर करना हो जाएगा, तो रिटार्ड का ये क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। चोक करना, तो चोक करना मतलब अब बाधा डालना, ये भी क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो होगा नहीं,
हरी मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, तो जल्दबाजी करना क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्राइम का मतलब रटना होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया, 3 वाला हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 18, जरा देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब स्टेटमेंट पढ़ो, सब्जेक्ट या समवन, कोई ऐसी चीज़, टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस मतलब धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन हो गया या क्रिटिसिज्म हो गया या फिर इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, प्रश्नों की बौछार, एक वर्ड आया आपको, प्रश्नों की बौछार कर देना। तो प्रश्नों की बौछार, बौछार के लिए क्या लगेगा, प्रश्नों की बौछार, रिवोल्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इरिटेट, चिढ़ा देना, ना होगा। बम्बार्ड, ये हो सकता है। प्रश्न, अब ये देखो, गोले दाग रहे हो तब भी बम्बार्ड होता है, और प्रश्नों की बौछार, प्रश्न दाग रहे हो तब भी बम्बार्ड होता है। साउट मतलब चीखना चिल्लाना नहीं होगा। आपका आंसर क्या हुआ, 3। ठीक है, बात समझ में आई। तो बम्बार्ड शब्द को जरा समझ लो, मैं 2 बार इसको बता दे रहा हूँ। बम्बार्ड का मतलब 2 चीज़ होती है, बौछार किसकी, गोले की बौछार, गोलियां चल रही हैं, बम गिर रहे हैं, तब क्या होता है, बम्बार्ड होता है। और प्रश्नों के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रश्नों की बौछार हो रही, धड़ाधड़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तब भी क्या होता है, बम्बार्ड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक बार फिर स्पेलिंग का क्वेश्चन है। ये लिखा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चैरिटी सही है, ओवरऑल सही है, हिच ये गलत हो गया, अफर्म सही है, हिच का क्या होगा, HITCH। इस हिच का मतलब भी होता है बाधा डालना। ठीक है, किसी काम में क्या करना, बाधा डालना। ठीक है, अब आगे आ जाओ, स्पेलिंग उसकी गलत थी। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखने से क्या लग रहा है, जाहिर सी बात है ग्रामेटिकल एरर। वैसे ये स्लैश मिलता है ना, तो अंदाज़ा लग जाता है कि क्या गलत क्वेश्चन है इसमें। तो एरर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। लास्ट नाइट्स क्रिसमस पार्टी, तो नाइट में एपोस्ट्रॉफी लगा है। आप लग रहा होगा कि निर्जीव में नहीं लगता, लेकिन टाइम में लग जाता है। ठीक है, तो टाइम का अगर कोई वर्ड हुआ तो उसमें लग जाता है। लास्ट नाइट्स ये ठीक है अपनी जगह पे, क्रिसमस पार्टी ये भी ठीक है, वाज फन ये भी ठीक है। तो लास्ट नाइट्स क्रिसमस पार्टी वाज फन, यहाँ तक ठीक है। आई विश यहाँ भी ठीक है, आई विश यू वुड कम, ये वुड गलत हो गया। ठीक, तुम मतलब जब हमें ये कल की पार्टी में तुम आए नहीं, और मैं ये विश कर रहा था, मैं ये कल्पना कर रहा था, इच्छा कर रहा था कि काश तुम आए होते। तो काश तुम आए होते में वुड नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या होगा, आई विश यू हैड कम। क्या होगा, आई विश यू हैड कम, यहाँ तो यू हैड कम होना चाहिए, तो गलत क्या हो गया, यू वुड कम। ये आपका पहला वाला ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है, और इसमें अगर आपको पूरा क्लियर करना हो इसको कि क्या क्या लगता है, इसमें मेरा एक वीडियो है कंडीशनल्स करके। ठीक है, कौन सा, कंडीशनल्स, लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंडीशनल्स आप पूरा पढ़ लिए। 5 कंडीशंस मैंने बताई हैं, किस कंडीशन में कौन सा टेंस लगता है, किस कंडीशन में कौन सी वर्ब लगती है। तो ये कंडीशनल से रिलेटेड है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, उसमें देखिएगा 5वां रूल आता है इसमें, आई विश के साथ क्या लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप एक वीडियो देख लीजिएगा रूल्स का और एक प्रैक्टिस सेट कर डालिएगा, सारी की सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी, कभी कंडीशनल्स के क्वेश्चन आपसे गलत ही नहीं होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, अब स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है क्या, आपको शक्ल इसकी, क्वेश्चन की शक्ल देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक पैसेज दिया हुआ है, कुछ इसमें ब्लैंक्स है, उन ब्लैंक्स को आपको भरना है, लेकिन पूरा पैराग्राफ पढ़े बिना नहीं भर पाएंगे। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको भर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ लो। तो माउंट एवरेस्ट, अ पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज, आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट कौन है। आगे लिखा इज एट द हाइट ऑफ 8850, मतलब 8850, 8850 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, अब कुछ लोग समझ रहे हैं 8848 होगा, लेकिन 2 मीटर की ऊंचाई बढ़ चुकी है, इस समय 8850 मीटर की हो चुकी है वो। आगे लिखा एबव सी लेवल, ठीक है, ये लिखा है इज कंसीडर द डैश पॉइंट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये धरती पर कैसा पॉइंट माना जाता है, सबसे ऊंचा। आगे देखो, वाइल इट इज कॉल्ड चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा इसको कहाँ कहा जाता है, चोमोलुंगमा तिब्बतन लोग कहते हैं। ठीक है,
लिखा है कि मदर गॉडेस ऑफ द लैंड, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को मदर गॉडेस ऑफ द लैंड कहते हैं, चोमोलुंगमा जिसको कहा जाता है। कौन कहता है? तिब्बतन्स कहते हैं, तिब्बत के लोग कहते हैं। आगे लिखा है कि द पीपल ऑफ नेपाल कॉल इट सागर माथा, तो नेपाल के लोग इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। द ब्रिटिश नेम्ड माउंटेन, ठीक है, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने, द ब्रिटिश अंग्रेजों ने इस पहाड़ की चोटी का नाम रखा था डैश सर जॉर्ज एवरेस्ट, एक सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है, ठीक है। तो किसी के नाम पर जब नाम पड़ता है ना, तो यहाँ क्या यूज किया जाता है? आफ्टर यूज किया जाता है, ठीक, जब किसी के नाम पर कुछ पड़ा होता है, ठीक। आगे आ जाओ। ये सर जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? 19th सेंचुरी ब्रिटिश सर्वेयर ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के 19th सेंचुरी के ब्रिटिश सर्वेयर थे। द एवरेस्ट इज बिलीव्ड टू बी ओवर 60 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो माउंट एवरेस्ट है वो माना जाता है कि 60 बिलियन ईयर्स पुरानी है। अब कहा जा रहा है ऑल्दो द फर्स्ट डैश टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन 1921, हालांकि पहला प्रयास, यहाँ क्या होगा? प्रयास होगा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का लिखा ना टू क्लाइम, तो पहला प्रयास चढ़ने का 1921 में किया गया था, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, ये सफल नहीं हुआ। इट वाज ऑन 29 मई 1953, 29 मई 2000, सॉरी गड़बड़ हो गया, 29 मई 1953, 29 मई 1953 को क्या हुआ था कि एडमंड हिलेरी, एक थे एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नागरे, ये थे एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नागरे, became the first man to dash the summit of माउंटेन, तो इस एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे ये लोग, ठीक है। तो अब हम लोग भर लेते हैं एक तरफ से, ठीक, मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ आपके लिए आसान, ताकि ऑप्शन दिखाई दे। पहले में क्या भरा है? कंसीडर द डैश पॉइंट ऑन अर्थ, तो कंसीडर द डैश पॉइंट ऑन अर्थ, हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ होगा कि मैक्सिमम पॉइंट ऑन अर्थ होगा कि अपर मोस्ट पॉइंट होगा कि लॉन्गेस्ट पॉइंट होगा? तो यहाँ लॉन्गेस्ट से मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट का कोई लेना देना नहीं, अपर मोस्ट हो या हाईएस्ट, हाईएस्ट ऊंचाई की जब बात करते हो तो क्या होता है? हाईएस्ट होता है। अपर मोस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे इसके ऊपर ये लगा हुआ है तो हो सकता है इतने नीचे हो ना, अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर मतलब एक किताब के ऊपर एक किताब, एक के ऊपर 3 किताबें हैं, सबसे ऊपर वाली किताब को अपर मोस्ट कह दिया जाएगा, लेकिन इसे हाइट नहीं मतलब होती है ना, तो अपर मोस्ट का हाइट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट होगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए आपको ऑप्शन यहाँ दिखेगा ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको पेज बदलना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लगा चुके हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। अब आ जाते हैं वाइट इट इज़ कॉल्ड चोम्बोलुंगमा कहा जाता है इसको, कहाँ पे? तिब्बतन लोगों के द्वारा कहा जाता है, लिखा है मदर गॉडेस ऑफ लैंड चोम्बोलुंगमा, कौन कहता है? द तिब्बतन्स। तो ये पैसिव वॉइस है ना, इज कॉल्ड मतलब के द्वारा बोला जाता है, तो यहाँ क्या लगाओगे आप? बाय द तिब्बतन्स। बाय कहाँ है? ऑप्शन ये लिखा हुआ, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है तो एजेंट के पहले बाय लगेगा, ठीक। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 यहाँ लिखा हुआ है, तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने इस माउंटेन का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा, तो जब किसी के नाम पर किसी चीज़ का नाम रखा जाता है तो क्या यूज़ किया जाता है? आफ्टर यूज़ किया जाता है। जैसे कहें कि दे कॉल हिम, ठीक, दे कॉल हिम ठाकुर आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, तो लोग उसको ठाकुर कहते हैं उनके दादाजी के नाम पर, ठीक है। तो अब ठाकुर का मतलब मेरा वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे होंगे, तो कभी कभी किसी की टाइटल पड़ जाती है ना, तो दादाजी के नाम पे उनकी टाइटल पड़ गई, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक, किसी को किसी के नाम से जाना जाता है तो उसमें आफ्टर यूज़ किया जाता है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन कौन सा हुआ? 4, आफ्टर वाला। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ये हो गया 4 वाला, तो आपको कौन सा भरना है? ये वाला भरना है। तो द एवरेस्ट इज बिलीव्ड टू बी, ये आ गया 60 बिलियन ईयर ओल्ड है। ऑल्दो द फर्स्ट डैश टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन 1921, तो पहला प्रयास 1921 में किया। प्रयास के लिए क्या लगाओगे आप? टेस्ट लगाओगे, ट्रायल लगाओगे, अटेम्प्ट लगाओगे या स्ट्रगल? स्ट्रगल तो किसी से जूझने के लिए लगता है यार, ये लड़ाई संघर्ष के लिए होता है, परेशानियों से जूझना होता है ना, एवरेस्ट जीतने के लिए स्ट्रगल नहीं लगेगा।
ट्रायल भी नहीं होगा, टेस्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, अटेम्प्ट होगा, पहला अटेम्प्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, ये फाइनल क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का। और किस जगह पर है, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि 29 मई 1953 को इस पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब पहुंच गए थे इसकी चोटी पर कौन, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। बिकेम द फर्स्ट मैन टू डैश द समिट ऑफ माउंटेन। समिट का मतलब होता है चोटी, चोटी पर पहुंचने वाले। तो पहुंचने के लिए क्या लगाओगे जी, इंटर तो पहुंचने के लिए होता नहीं, नो। रियलाइज का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। गेन, अब कोई चीज़ थोड़े ना मिली है इनको, सफलता लिखा होता तो गेन लगा देते। यहाँ पे समिट ऑफ माउंटेन की जगह लिखा होता है सक्सेस, तब हम गेन लगा देते, लेकिन अब गेन नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा, रीच, वहाँ पहुँचे थे ये लोग, तो क्या ऑप्शन हुआ, रीच हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस किसके, जीडी, एसएससी जीडी के, जो पेपर हुआ था 1 दिसंबर 2021 को। कौन सा शिफ्ट थी इसकी, शिफ्ट थी इसकी 3rd। ठीक है, तो ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें बताइएगा। और आपके पेपर शुरू हो ही गए हैं फिलहाल, आई थिंक, या 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे, शायद संडे को है पहला पेपर। तो इसके साथ ही जिन लोगों का पेपर थोड़ा लेट में होगा, तो डिस्कशन आप लगातार देखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करा सकूं आप लोगों को। हाँ, बस ये है कि मैं अंग्रेजी ही कराऊंगा, तो 15-20 मिनट में आप डिस्कशन देख लीजिएगा, पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और लोगों को भी शेयर करिए जो लोग आपके साथ दे रहे हों जीडी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।